नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 9वां लेक्चर है और एंशिएंट हिस्ट्री का ये मेरा पहला लेक्चर है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आए उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ प्रीलिम्स और मेंस एक फाउंडेशन बैच बनाया गया है। इस बैच में आरओ प्रीलिम्स और मेंस के पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया जाता है। तो जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स के लिए वीडियो लेक्चर्स आपको दिया जाता है, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज दी जाती है और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का कार्यक्रम पूरा चलाया जाता है। तो अगर आप एक जगह से संपूर्ण तरीके से तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल है। और अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप 9506742546 पर हमें फाउंडेशन बैच ये लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये कोर्स की बात हो गई, अब हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भी आपको लिखना है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित आभूषण कहां पर प्राप्त हुआ है, यही प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दूसरा ऑप्शन है महदहा से और तीसरा ऑप्शन है लेखहिया से और डी चौपानी मांडू से। तो निश्चित रूप से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित आभूषण कुल 3 जगहों से प्राप्त हुआ है। एक तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है, दूसरा महदहा से प्राप्त हुआ है और तीसरा दमदमा से प्राप्त हुआ है। और ऐसे में हम ये कहेंगे कि ए और बी हमारा उत्तर है क्योंकि दमदमा तो ऑप्शन में कहीं पर है नहीं। ठीक है, तो ए और बी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या कहता है? तो अभिकथन ए कहता है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। आ गए कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर की खुदाई के पश्चात ये बताया कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया क्योंकि विंध्य क्षेत्र में सूखा पड़ गया और भोजन की समस्या होने लगी। तो इस आधार पर हम देखें तो हमारा उत्तर ए है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दूसरे का हमारा जो उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो निश्चित रूप से यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ और डी अमरावती। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हमारा उत्तर है भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है भीमबेटका। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है तीसरे का। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में क्या है? हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं और सूची 2 में वो किस नदी पर अवस्थित हैं या किस नदी के पास अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम आसान से शुरू करेंगे, जो हमें आता है हम उसी से जो है शुरू करेंगे। तो हड़प्पा हमें पता है कि ये रावी नदी के तट पर है। तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? तो ए का 3 हमें दिख रहा है ए में भी और बी में भी, सी में नहीं दिख रहा है और डी में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब
सी और डी हमारा उत्तर नहीं होने वाले हैं, ए और बी में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। दूसरा कालीबंगा, ये घग्घर है, तो बी का टू हमें कहां दिख रहा है, तो बी का टू हमें सी में भी दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है, तो लेकिन हम जानते हैं कि सी अब उत्तर हो नहीं सकता, तो निश्चित रूप से बी का टू यानी ए हमारा उत्तर है। तो हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्घर और लोथल, भोगवा और रोपण, डी का 4 सतलज। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन है, 4 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार की खूब चर्चा जो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में निश्चित रूप से हुई है, सभी तरह की परीक्षाओं में इससे काफी प्रश्न पूछा गया है। तो रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। इसमें से मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है, तो सी हमारा उत्तर है। यहां मोहनजोदड़ो के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, एक बार मैं पढ़ देता हूं, इससे प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैंने इसे लिया है। तो सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की। 1930 के दशक में अर्नेस्ट मैके, 1945 में बिलर और 1965 में जॉर्ज डेल्स ने मोहनजोदड़ो के में उत्खनन का कार्य किया। इसको बहुत और नामों से जानते हैं, जैसे सिंध का बगीचा, सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर। और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो धार्मिक उद्देश्य के लिए यह माना गया कि यह धार्मिक उद्देश्य के लिए ही था। तो एक विशाल स्नानागार मिला है, ये 39 फीट लंबा है। ठीक है, तो इसकी जो बाहरी अवधि है वो तो काफी बड़ी है, जो कुंड की साइज है उसकी बात हो रही है। 39 फीट 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है और दुर्ग में ये स्थित है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। और भी क्या क्या चीजें प्राप्त हुई वो सब यहां पर जो है दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है, यह प्रश्न है। अपने नगर नियोजन के लिए, 2 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, 3 अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और चौथा अपने उद्योगों के लिए। तो देखिए, अपने नगर नियोजन के लिए तो निश्चित रूप से ही सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसीलिए तो इसकी बहुत चर्चा है कि उस समय इतना उन्नत नगरीय प्रणाली थी, नगर नियोजन था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए तो ये इसके 2 बड़े शहर, और हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम एक और नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए तो निश्चित रूप से जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, और कई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में व्यापार और वाणिज्य का भी खूब विस्तार था। तो ये चारों के चारों हमारे उत्तर होंगे और इसलिए डी हमारा उत्तर होगा। अगला, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में स्पष्ट रूप से उसका विभाजन है? लोथल, कालीबंगा, धौलवीरा, सुरकोटड़ा। तो निश्चित रूप से 7 का जो हमारा उत्तर है वो है धौलवीरा। तो हड़प्पीय नगर धौलवीरा 3 भागों में विभक्त है। आइए थोड़ा धौलवीरा के बारे में भी बात करें। तो धौलवीरा का अर्थ है सफेद कुआं। ये कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में मानसर एवं मानहर नदियों के मध्य है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में किया, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1985 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। तो ये ऐसा प्रथम नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। तो एक तो दुर्ग भाग यानी किले का भाग, दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर। ठीक है, तो यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो सब यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहां पे मिला है, ये प्रश्न है। कालीबंगा में मिला है, लोथल में मिला है, धौलवीरा में मिला है और बनाउली में मिला है। तो निश्चित रूप से हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में बी लोथल में मिला है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में
स्थल हैं हड़प्पा के, और सूची 2 में उनके खोजकर्ताओं का नाम दिया गया है और इसे ही मैच कराना है। तो ए हड़प्पा, बी हस्तिनापुर, सी तक्षशिला और डी कौशाम्बी। तो हड़प्पा जो कि काफी प्रसिद्ध है, हड़प्पा दयाराम साहनी, ए का 3। ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? तो देखिए ए का 3 हमें सी में दिख रहा है। ठीक है, तो केवल एक इंफॉर्मेशन हमारे पास थी और उस एक इंफॉर्मेशन से हमने जो है इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है। इसलिए मैचिंग वाले प्रश्न इन जनरल आसान होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करना ही चाहिए, ऑप्शन चाहे कितने भी कठिन हो। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 कौशाम्बी एनजी मजमूदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अब वैदिक एज से प्रश्न पूछे जाने लगे। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो हम जानते हैं कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे पुराना कौन है? तो निश्चित रूप से सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को, और ये सबसे पुराना के साथ साथ सबसे प्राचीन के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण वेद भी इसे ही माना जाता है। तो 10 का हमारा उत्तर है बी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अब जो है एक तरफ तो वेद हैं और दूसरी तरफ उन वेदों में वो वेद किससे संबंधित है, ये प्रश्न जो है हमारे सामने आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ऋग्वेद से ही शुरू करेंगे, और हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। तो ए का 4, ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? तो ए का 4 हमें ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, यानी डी और बी हमारा उत्तर नहीं होंगे। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, सामवेद, संगीतमय स्रोत। ठीक है, तो सामवेद से ही तो 7 सुर निकले हैं, सारे गामा। ठीक है, और इसे ही संगीत का जननी भी माना जाता है। ठीक है, तो सामवेद, सी का 1, सी का 1 हमें कहां दिख रहा है? तो सी का 1 हमें डी में भी दिख रहा है, तो डी उत्तर हो नहीं सकता है। और हमें कहां दिख रहा है? तो ए में उत्तर दिख रहा है, तो ए ही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ऋग्वेद ए का 4, यजुर्वेद बी का 2 और सामवेद सी का 1 और अर्थवेद डी का 3। ठीक है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। चलिए अगले प्रश्न पे, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन और युद्ध का ग्रंथ। तो निश्चित रूप से ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। अगला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में और डी केन उपनिषद में। तो नचिकेता और यम का संवाद काफी प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख हमें मिलता है कठोपनिषद में। तो 13 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, हिंदी में। तो निश्चित रूप से ये संस्कृत में ही लिखी गई थी। तो 14 का हमारा उत्तर है ए। अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ए कालिया, बी बासुकी, सी पुष्कर और डी शेषनाग। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है बी, शेषनाग के भाई वासुकी ने समुद्र मंथन हेतु रस्सी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। तो वासुकी ने यह काम किया, और समुद्र मंथन के लिए जो मथनी का कार्य या मथानी का कार्य जो किया वो मदरांचल पर्वत ने किया। और मदरांचल पर्वत को जब डाला गया समुद्र में तो वो जो है क्षीर सागर, तो वो जो है डूबने लगा। तो जब डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लिया, कछुए का रूप धारण किया और वो नीचे गए और अपने ऊपर, अपने पीठ पर उन्होंने
मद्रांचल पर्वत को स्थान दिया और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। और फिर जानते ही हैं कि समुद्र मंथन से क्या क्या निकला, तो अमृत भी निकला, विष भी निकला और पारिजात भी निकला, कामधेनु गाय भी निकली। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका लिस्टिंग बताइए। तो अगला, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अर्थवेद से। तो वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है निश्चित रूप से ऋग्वेद से। तो 16 का ए हमारा उत्तर है। तो देखिए जितने भी वेद हैं उनके जो पुरोहित हैं उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यहां पर पूरा लिस्टिंग दी गई है। तो ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है, जिसका कार्य देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना है। दूसरा, यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित जो होते हैं उन्हें अर्धवयु कहा जाता है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। और अर्थवेद इसका वाचन करने वाले ब्रह्मा नामक पुरोहित होते हैं। ठीक है, अगला, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। एक शब्द है अघन्या, किसके लिए? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्या इस शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। और अघन्या का क्या अर्थ है? तो अघन्या का अर्थ है कि जिसे मारा न जा सके, तो ना मारे जा सकने वाला या वाली अघन्या है। दंड का भी प्रावधान यह है कि अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी या उसे चोट पहुंचा दी तो फांसी से लेकर के देश निकाला तक की बड़ी सजा इसके लिए होती थी। अगला, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। तो जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? ए आचार्य, बी अर्धवयु, सी उपाध्याय और डी पुरोहित। तो निश्चित रूप से उपाध्याय उसे कहा जाता है और आश्रम बना करके विद्यार्थियों को जो शिक्षा देने का कार्य करता है और कोई शुल्क न लेकर के वो जो दक्षिणा देते हैं उससे अपना काम चलाता है गुरुकुल, तो वो आचार्य कहलाता है। और सारे जो है आप देख रहे हैं। अगला, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, ये प्रश्न है। तो जो है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अर्थवेद से, सामवेद से। तो गोपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। सॉरी, काफी मैंने इसका गलत प्रोनाउंसिएशन किया। अर्थवेद से ये संबंधित है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, आइए देखिए यहां पे। तो देखिए सभी जितने वेद हैं सबके ब्राह्मण हैं, सबकी लिस्टिंग यहां है। जैसे ऋग्वेद, ऐतरे, कौशिकी, ठीक है, इसी तरीके से अर्थवेद, गोपद। तो ये पूरा एक लिस्टिंग है जिसमें कि भाग, पुरोहित, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, उपवेद सबका उल्लेख किया गया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता और जय संहिता। तो निश्चित रूप से महाभारत मूल रूप में जो थी उसे हम जानते हैं जय संहिता के नाम से। तो 20 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए पूरा इसके नाम को समझ लें। तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले इसमें 8800 श्लोक थे, तो इसे क्या कहा गया? जय संहिता कहा गया। फिर इसमें 24,000 जब श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा गया। और गुप्त काल में जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तब इसे महाभारत कहा गया। तो महाभारत जिसे हम आज जानते हैं उसके पहले उसके 2 मूल नाम थे, एक तो जय संहिता था और दूसरा भारत था। और जब 1 लाख हो गया तो भारत बढ़ करके क्या हो गया? महाभारत। अगला, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो अब प्रश्न आ गया हमारा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन और डी कुषाण।
तो मौर्य वंश के अशोक के रुम्न देवी अभिलेख जो स्तंभ लेख था उससे ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उस अभिलेख में यह भी लिखा है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में इस स्थान पर आया था और उसने जो है पूजा किया था। और उसी अभिलेख में यह भी लिखा हुआ है कि चूंकि लुम्बिनी में शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है इसलिए करों से इसको छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो हमारा उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? वही प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। तो निश्चित रूप से यही है 22 का हमारा उत्तर डी। अगला, बौद्ध धर्म में 3 रत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या है? त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है। तो निश्चित रूप से बुद्ध धम्म संघ। तो ये हमारा 23 का उत्तर है बी। अगला, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए थे? ये प्रश्न है। ए सतानिक, बी उद्यन, सी बौद्धि और डी निछछु। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है उद्यन, वत्सराज उद्यन। 24 का हमारा उत्तर है बी, वत्सराज उद्यन। अगला, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई और बौद्ध संगतियों से बहुत ज्यादा जो है प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया, यानी किसने अध्यक्षता की? आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगली पुत्र ने और उपाली ने। तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन महाकश्यप ने किया। 483 ईस्वी पूर्व इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो सभी बौद्ध संगतियों को हम जल्दी से देख लें क्योंकि इससे जो है प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति समय कितना है? 483 ईस्वी पूर्व। स्थल क्या है? सप्तपड़ी गुफा, राजगिरी, बिहार में। तत्कालीन शासक कौन था, किसके समय में हुआ? तो अजात शत्रु के समय में हुआ। और ये अजात शत्रु कौन था? तो ये मगध के हर्यक वंश का एक शासक था। संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो पूरन महाकश्यप थे। क्या प्रमुख कार्य हुआ? तो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूत्र यानी धर्म सिद्धांत तथा विनय यानी आचार नियम नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। द्वितीय बौद्ध संगति हुई कालाशोक के समय में। कब? तो 383 ईस्वी पूर्व हुई, लगभग 100 वर्ष बाद। स्थल चूलवग वैशाली में हुआ। तत्कालीन शासक कौन थे? तो कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग वंश के। अध्यक्ष कौन थे? तो साव कमीर सर्वकामनी। कार्य क्या हुआ? तो भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। एक स्थविर जिन्हें थेरावादी कहा गया और महासांघिक इन्हें सर्वस्थितिवादी कहा गया, जो कि बौद्ध धर्म में ये प्रथम विभाजन था। अभी महायान हीनयान में भी विभाजन होगा। तो ये 2 बौद्ध संगतियों की बात हो गई। आइए तीसरा हुआ 251 ईस्वी पूर्व में। स्थल पाटलिपुत्र और तत्कालीन शासक अशोक मौर्य वंश के। अध्यक्षता किसने किया? तो मोगली पुत्र तिस्य ने। कार्य क्या हुआ? तो तृतीय पिटक, कुल 3 पिटक है। अभिधम का संकलन जिसमें धम्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास, एकदम क्लियर नहीं है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ ये और तत्कालीन शासक थे कनिक्स कुषाण वंश के। अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र थे। और यहीं पर बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेनांडर के शासनकाल में। तो निश्चित रूप से चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासन में लगभग 1 शताब्दी ईस्वी के आसपास।
पास। तो 26 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और काशी में। तो निश्चित रूप से द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। तो 27 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, मतलब किस काल की है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से और राजपूत काल से। तो निश्चित रूप से 28 का हमारा उत्तर है बी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। तो 28 का उत्तर हमारा है बी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी किसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश कराया या अंतिम उपदेश दिया? आनंद, वसुमित्र, गौसल, सुबध। तो ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है डी। सुबध वो अंतिम व्यक्ति थे जिनको महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने का कार्य किया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ये दो शब्द बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, एक चैत्य और एक बिहार। इनमें क्या अंतर है? कुल मिलाकर इनकी परिभाषा पूछी जा रही है। तो बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, ये सी कह रहा है। और डी, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो ये काम चलाऊ बात है। बी इसका उत्तर है। चैत्य देखिए पूजा स्थल होता था और चैत्य के आसपास ही जो रहने के लिए भिक्षुओं को आवास की व्यवस्था की जाती थी उसे हम क्या कहते थे? तो उसे हम बिहार कहते थे। ठीक है, तो 30 का उत्तर हमारा है बी। अगला, सप्तपड़ी गुफा स्थित है सांची में, बी नालंदा में, सी राजगिरी में और डी पावापुरी में। तो सप्तपड़ी गुफा वैभरा पहाड़ियों पर राजगिरी में स्थित है। तो 31 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कहां पर? ए पीतल खोरा में, बी जुन्नार में, सी कार्ले में और डी बेटसा में। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले, पुणे, महाराष्ट्र में। तो 32 का हमारा उत्तर है सी। अगला, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहां स्थित था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान संप्रदाय का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था जो कि कठियावाड़ गुजरात में स्थित था। तो डी हमारा उत्तर है। तो बौद्ध धर्म के कुल 3 प्रमुख शिक्षा केंद्र, पहला नालंदा बिहार जो कि महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, फिर वल्लभी कठियावाड़ गुजरात में जो हीनयान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। निश्चित रूप से ये काफी कठिन प्रश्न है, ये आसान प्रश्न नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर रही है क्योंकि बहुत अधिक सुने हुए ये नाम नहीं है। ए लकुलिस, बी नागार्जुन, सी भद्रबाहु और डी गौसाल। दूसरी तरफ आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। ठीक है, तो हम सबसे आसान से ही शुरू करेंगे। तो सी भद्रबाहु जैन, ये जो है हमें पता है। भद्रबाहु जैन, तो ये कहां कहां है पहले ऑप्शन में देखिए। तो सी को छोड़कर ये हर जगह है, यानी ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। और इसलिए अब जो है कठिनाई की स्थिति हमारे लिए आ गई है। तो देखिए नागार्जुन जो थे ये शून्यवाद से जुड़े हुए थे, ये पहले से ही सुमेलित है। ठीक है, तो 2 हमें कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। तो सी तो उत्तर हो नहीं सकता, तो बी हमारा उत्तर है। तो ए का 3 लकुलिस पाशुपत, बी का 2 नागार्जुन शून्यवाद, सी का 4 भद्रबाहु जैन और डी का 1
गौसाल आजीवक, यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निश्चित रूप से यह भी काफी कठिन प्रश्न है, क्योंकि देखिए 24 तीर्थंकर हैं और उनको इन जनरल लोग याद नहीं ही करते होंगे, और याद नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब जो है अधिक संख्या है और इस तरह के प्रश्न पूछे ही नहीं जाते। लेकिन अब चूंकि पूछा गया है और याद भी कर लें तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन ठीक है, इसका जो 35 का उत्तर है वो है ए। तो सबसे पहले अभिनंदन, फिर पद्म प्रभु, उनके बाद विमल नाथ और फिर मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, तो 35 का उत्तर हमारा है ए। अगला, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई? ए स्वर्ण सिक्ता, बी पलासिनी, सी गंगा और डी रिजुपालिका। तो रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद, साल वृक्ष के नीचे बैठ करके वो कब तपस्या कर रहे थे, उन्हें ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। तो ज्ञानोदय को कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। तो उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई रिजुपालिका नदी के किनारे, और उसके बाद जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो उन्हें कैवलीन कह करके पुकारा गया। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ए सारनाथ में, बी कौशाम्बी में, सी कुशीनगर में और डी देवीपाटन में। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी में स्थित है। तो 37 का हमारा उत्तर होगा बी। बौद्ध धर्म की बात करें तो उनका घोषित राम जो विहार है वो कौशाम्बी में ही स्थित है, और जैन की बात करें तो प्रभास गिरी तीर्थस्थल जो है ये कौशाम्बी में ही स्थित है। तो 37 का उत्तर है बी। अगला, नए नार कौन थे? शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, सूर्य उपासक थे। तो नए नार कौन थे? निश्चित रूप से ये शैव थे। 38 का हमारा उत्तर है ए। अगला, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो देखिए सी हमारा उत्तर है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है। अगला, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? पुष्क, लावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। तो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। बी हमारा उत्तर होगा 40 का। ठीक है, तो इस प्रकार से RO-ARO 2001 से लेकर के 2021 तक के परीक्षा में जितने प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे उसमें से 40 प्रश्नों को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।